हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ये एक्ट की क्या एप्लीकेशन है, ये कब आई, क्या प्रोसीजर्स ले डाउन करती है, साइलेंट फीचर्स क्या है, और एक हिंदू मैरिज एक्ट से इसका कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। हम ये देखते हैं कि पार्टीज जब सेम रिलीजन की होती है तो पर्सनल लॉ उनकी मैरिज को अलाउ करता है, लेकिन अगर पार्टीज़ कई बार डिफरेंट कम्युनिटीज़ में शादी करना चाहती हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाहती हैं, तो पर्सनल लॉ कई बार वहाँ अलाउ नहीं करते हैं ऐसी मैरिज को। इसीलिए हमें 1954 में पार्लियामेंट ने दिया स्पेशल मैरिज एक्ट, जो इफेक्ट में आया 9 अक्टूबर 1954 पे। ऑब्जेक्टिव्स इसके आप अगर प्रियम्बल पढ़ें इस एक्ट का तो ये ले डाउन करता है एक स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ मैरिज, रजिस्ट्रेशन और एंसिलरी प्रोसीडिंग जैसे कि डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन एक्सेट्रा, उन सब के बारे में भी बताता है। यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट के क्या एडवांटेजेस हैं, पार्टीज़ अपना रिलीजन लूज़ नहीं करती, सेम फेथ को अभी भी वो प्रैक्टिस करते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर एक मैरिज में वो आ सकती हैं, जहाँ पर जो दोनों पार्टीज़ ऑल दो डिफरेंट रिलीजन से आ रही हैं, पर उन पर एक फैमिली लॉ जो होगा वो एक यूनिफॉर्म फैमिली लॉ एप्लीकेबल होगा ऑन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, जो कि आपका स्पेशल मैरिज एक्ट। हाउएवर जो इनका सक्सेशन है वो गवर्न होगा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से। अब स्पेशल मैरिज एक्ट का फ़ायदा उठाते हुए कौन कौन मैरिज कर सकता है, यहाँ पर अगर दोनों पार्टीज़ डिफरेंट रिलीजन से हैं तो वो मैरिज कर सकते हैं। अगर दो पर्सन जो हैं वो डोमिसाइल्ड इन इंडिया नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको हिंदू मैरिज एक्ट तभी आप पे एप्लीकेबल होगा अगर इफ़ यू आर अ हिंदू एंड यू आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया। अगर आप डोमिसाइल्ड इन इंडिया नहीं है, आप अब्रॉड रहते हैं, आप फॉरेन मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर रहे हैं, तो भी आप अपनी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी को रजिस्टर करवा के स्पेशल मैरिज एक्ट को अपने ऊपर एप्लीकेबल बनवा सकते हैं। इवन इफ़ पार्टी सेम रिलीजन की हैं वो भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं, और इवन इफ़ अगर किसी ने पहले से शादी कर चुके हैं लोग तो वो भी इस मैरिज का फ़ायदा उठाने के इस एक्ट का फ़ायदा उठाने के लिए इस एक्ट के अंदर अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सेरेमनीज़ लेट डाउन नहीं करता है ये एक्ट, क्योंकि यहाँ पर शादी में सिविल सेरेमनीज़ को ही अलाउ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। यहाँ पर आप अपने मैरिज ऑफिसर जो कि सेक्शन 3 में अपॉइंट किया जाता है उनको एक नोटिस देते हैं कि हमारी इंटेंशन है शादी करने की, और 30 डेज़ का ये नोटिस होता है। 30 डेज़ के अंदर अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन उठाना है आपकी शादी के अगेंस्ट तो वो उठा सकता है। अब ऑब्जेक्शन किस बारे में उठा सकते हैं, ऑब्जेक्शन जो कंडीशंस ऑफ मैरिज सेक्शन 4 ले डाउन करता है स्पेशल मैरिज एक्ट में कि ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तभी आपकी शादी हो सकती है। अगर वो नहीं हो रही तो उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन उठा सकता है, जैसे कि आपकी पहले से कोई और बीवी या पति नहीं होना चाहिए, यू आर मेंटली साउंड। शादी में एंटर करने के लिए एज जो ले डाउन की गई है इस एक्ट में वही जो हिंदू मैरिज एक्ट में 21 ईयर्स फॉर बॉयज़, 18 फॉर गर्ल्स। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए शादी। हाउएवर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पिंडा मैरिज की मैरिज को अलाउ किया गया है। यही एक रीज़न है कि स्पेशल मैरिज एक्ट ऐसी मैरिजेस को भी अलाउ करता है, इसीलिए वो एग्जिस्टेंस में आया अदर दैन इंटर रिलीजियस मैरिज। क्या एसेंशियल है यहाँ पर प्रोसीजर अगर मैरिज को सॉलमनाइज करना है, यहाँ पर एक आप 3 विटनेसेस के सामने और अपने एमओ जो कि मैरिज ऑफिसर है उनके सामने आप ये बोलेंगे आई टेक दी टू बी माई लॉफुल वाइफ और हस्बैंड, और जब ये आप बोलेंगे तो मैरिज सर्टिफिकेट इशू करेगा अंडर सेक्शन 13 आपको मैरिज ऑफिसर, और आपकी मैरिज जो है वो सॉलमनाइज हो जाएगी। यहाँ पर अब देखते हैं वॉइड मैरिजेस कौन कौन सी मैरिजेस को मानता है ये स्पेशल मैरिज एक्ट। सेक्शन 24 जो है बताता है वॉइड मैरिजेस के बारे में। यहाँ पर सेक्शन 24 बोलता है कि अगर वायलेशन हुई सेक्शन 4 में जो कंडीशंस लिखी है एसेंशियल्स फॉर मैरिज तो आपकी मैरिज वॉइड मानी जाएगी। इसके अलावा अगर रिस्पोंडेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज या फिर एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट तो भी आपकी मैरिज को वॉइड मैरिज माना जा सकता है। इसके बाद हम वॉइडेबल मैरिजेस की बात करते हैं। सेक्शन 25 स्पेशल मैरिज एक्ट में इनका जिक्र है। यहाँ पर बताया गया कि अगर नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज होती है तो मैरिज को वॉइडेबल माना जाएगा। अगर रिस्पोंडेंट जो है वो प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज, या फिर कंसेंट जो ऑब्टेन की गई है मैरिज के लिए वो बाय कोर्जन और फ्रॉड की गई है। सिमिलर प्रोविज़न आपको मिलते हैं आपके सेक्शन 12 में हिंदू मैरिज एक्ट में, पर वहाँ पर कोर्जन जो है उसकी जगह फोर्स वर्ड यूज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं डाइवोर्स की स्पेशल मैरिज एक्ट में। डाइवोर्स के सिमिलर ग्राउंड्स हैं जो आपके पास फॉल्ट ग्राउंड्स दिए गए हैं सेक्शन 13(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, एक्सेप्ट यहाँ पर जो रिनंसिएशन और कन्वर्जन का भी आपके पास वहाँ ग्राउंड है उसे यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। और एक एडिशनल ग्राउंड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, वो ये है अगर किसी के हस्बैंड वाइफ को 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट हुई हो तो भी दूसरी पार्टी जो है वो उनसे डाइवोर्स ले सकती है फॉल्ट ग्राउंड के बेसिस पर। उसके बाद जो वाइफ को ग्राउंड्स अवेलेबल हैं सेक्शन 13(2) हिंदू मैरिज एक्ट में, वैसे ही यहाँ पर एक्सक्लूसिव ग्राउंड्स अवेलेबल हैं वाइफ को स्पेशल मैरिज एक्ट में भी, लेकिन यहाँ पर प्री एक्ट पॉलीगमस मैरिज या फिर रेपुटेशन ऑफ मैरिज अगर हुई है तो उसके ग्राउंड पर डाइवोर्स लेना अलाउड नहीं है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में अलाउड था। उसके अलावा यहाँ पर भी ब्रेक डाउन थ्योरी आपकी सेक्शन 13(1)(a) हिंदू मैरिज एक्ट में जो इंक्लूडेड है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। सिमिलरली
उसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट जो आपको सेक्शन 13B म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स अलाउ करता है हिंदू मैरिज एक्ट का, वैसे आपको आपका स्पेशल मैरिज एक्ट भी डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अलाउ करता है। इन सब के लिए आप रीड कीजिए सेक्शन 27A ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, और डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए आप रीड कीजिए सेक्शन 28 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। जुडिशियल सेपरेशन की बात करते हैं, आपके पास जुडिशियल सेपरेशन का प्रोविज़न वहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 10 में है। यहाँ पर सिमिलर प्रोविज़न है स्पेशल मैरिज एक्ट में भी, सिमिलर ग्राउंड्स हैं, लेकिन एक एडिशनल ग्राउंड है स्पेशल मैरिज एक्ट में कि जहाँ पर नॉन कंप्लायंस हुई है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री की, वहाँ पर भी आप जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के केस में। इसके अलावा बाज टू मैट्रिमोनियल रिलीफ जो आपके पास हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रोवाइडेड है ग्राउंड्स, जो एलिमनी एंड मेंटेनेंस के प्रोविजन है हिंदू मैरिज एक्ट में, और जो ज्यूरिसडिक्शन के प्रोविजन है हिंदू मैरिज एक्ट में, सिमिलर प्रोविजन है आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट में। लेकिन एक एडिशनल यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन का ग्राउंड है, वो है कि अगर वाइफ रेजिडेंट है किसी भी टेरिटरी में, जो जिस टेरिटरी पर ये एक्ट अप्लाई होती है इंडिया में, तो अगर वो 3 साल तक वाइफ उस टेरिटरी में रह रही हैं और हस्बैंड नहीं रह रहे, तो वाइफ किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी पिटिशन फाइल कर सकती हैं नलिटी और डाइवोर्स के लिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उसे एंटरटेन करना ही पड़ेगा। ये उन केसेस में जहाँ पर पहले तो दोनों पार्टीज़ की मैरिज हुई है फॉरेन रहते थे, डोमिसाइल भी इंडिया में नहीं थे, पर उसके बाद कोई किसी कारण से उन्होंने एक दूसरे से अलग हो गए, वाइफ इंडिया आ गई। सिंस ऐसे केसेस में वो इंडिया में केस फाइल नहीं कर सकती थी हिंदू मैरिज एक्ट के केस में भी, और वो अपना ग्राउंड लूज़ कर देती थी, तो ऐसी चीज़ों को अंडू करने के लिए हमने यहाँ पर उनको एक जुरिसडिक्शन का क्लॉज दिया है कि वो अभी भी इंडिया में अगर 3 साल तक रह रही हैं जहाँ पर ये एक्ट अप्लाई होती है, तो वहाँ पर वो अपना केस फाइल कर सकती हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसे एंटरटेन ज़रूर करेगा। ये था आपका आज का लेक्चर स्पेशल मैरिज एक्ट पर। अगर आपको इस टॉपिक पर MCQs मॉडल आंसर की PDF चाहिए, आपको ये हमारी वीकली मैगजीन में मिल जाएगी। इस पर मॉडल आंसर की PDF। आपको ये बता दें कि हमारी मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस की मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। बड़ी अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज़ और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज़ ये है। आपका नेक्स्ट टेस्ट 28 सितंबर को है CRPC का। अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ब्रोशर का, उसे रीड कीजिए और एनरोल करवाइए। उसी में सारे स्टेप्स हैं हाउ टू एनरोल। और वैसे ही हमारी बिहार जुडिशियल सर्विस की मॉक टेस्ट सीरीज़ भी आ गई है, 29 सितंबर से ये शुरू हो रही है। अभी जाइए एनरोल करवाइए, क्योंकि ये बड़ी शॉर्ट मॉक टेस्ट सीरीज़ है पर बड़ी इफेक्टिव, सो डैट आपको 6 मॉक टेस्ट होंगे इसमें। 6 दिन तक हम एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको एग्ज़ाम मोड में लेकर आ जाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।